हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं CBT 2 के लिए दोस्तों ट्रेड वाइज क्वेश्चन, जो दोस्तों हम लोग किरण बुक से प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। जो आज का प्रैक्टिस सेट है वो है हमारा 3 है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, ये मॉडल प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। इसमें आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 75 क्वेश्चन रहेंगे और सारे क्वेश्चनों का दोस्तों हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, ऑपरेशन, अर्थात उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकेंगे सारे क्वेश्चनों को क्लियर करेंगे। अगर दोस्तों आर्यम एकेडमी चैनल पर नए हैं तो आर्यम एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों जिनका भी फिटर ट्रेड है दोस्तों, फिटर है, मैकेनिस्ट है, ठीक है, वेल्डर है, ये सब दोस्तों इनको देख सकते हैं, क्योंकि ITI से संबंधित दोस्तों फिटर वाले ट्रेड जितने भी हैं इसको आप देखिएगा। तो स्पेशल फिटर के लिए है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन और हम 75 क्वेश्चनों को क्लियर करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और स्क्रीन पर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सिर की सुरक्षा के लिए उपयोग करते हैं। देखिए कह रहा हार्ड हेड्स, कह रहा हेलमेट्स, कैप्स। देखिए सिर की सुरक्षा के लिए, भाई अगर आपको सिर की सुरक्षा करना है तो कैप से आपका गलत हो जाएगा। कैप, अगर कैप माने टोपी होता है, टोपी लगा के बताइए औद्योगिक में कार्य करेंगे तो उससे धूप से बचा जाता है। अगर कोई चीज़ ऊपर से गिरेगा तो उससे आप नहीं बचेंगे, चोट लग जाएगा। या तो हमें हार्ड हैट होना चाहिए और हेलमेट भी रहेगा तब भी चल जाएगा। अर्थात आप यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए और मैं आपको बता दूं दोस्तों, पैरों की सुरक्षा के लिए दोस्तों हम लोग सेफ्टी जूता का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? सेफ्टी जूता का प्रयोग करेंगे, ठीक। किसका? पैरों के लिए। और कान के लिए दोस्तों एयर प्लग का प्रयोग करेंगे। किसका? एयर प्लग का। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। आइए, यह है हमारा दूसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा है। तो सांप द्वारा काटने पर घाव पर पानी डालने चाहिए दोस्तों? नहीं, घाव पर पानी नहीं डालना चाहिए, ठीक है। घाव पर एंटीसेप्टिक लगाना चाहिए? कभी नहीं। घाव पर कपड़ा बांधना चाहिए, खून बाहर आने देना चाहिए, यही आपका सही है दोस्तों। घाव को रगड़िए नहीं, रगड़ेंगे तो जो उसमें जहर है और फैलेगा। एंटीसेप्टिक नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो उसी पे क्या होगा, खून का बहना बंद हो जाएगा तो जहर अंदर ही रह जाएगा। इसलिए दोस्तों C ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और भी मैं आपको बता दूं कि सांप से काटे व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा, यानी जहां भी स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे तुरंत ले जाएं और व्यक्ति को पानी पीने के लिए ना दें, ठीक है। और बता दूं, व्यक्ति जो इसको सर्प ने काटा है उसको नींद से बचाना चाहिए, ठीक है। उसको, वो नींद उसके लग रही है तो उसको नींद से बचाओ, जगा दो, नहीं वो नींद में रहेगा तो और जल्दी जहर फैलेगा। क्लियर भाई। चलेंगे आगे, देखते हैं। यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा आग की श्रेणी कौन सी है? आग की श्रेणी कौन सी है जिसमें ईंधन गैस या द्रवीकृत, यानी गैस या द्रवीकृत होता है? तो द्रवीकृत होता है B श्रेणी में दोस्तों। यहाँ पे B ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कहा है कि गैस या द्रवीकृत गैस है जिसमें ईंधन, देखिए ये तो गैस, देखिए ठोस द्रव गैस एक तो होता है दोस्तों, क्या होता है? ठोस होता है भाई, एक होता है ठोस, एक होता है आपका द्रव, एक होता है गैस, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे आप क्लियर करेंगे मैं आपको बता दूं। ठोस वाले में A श्रेणी का आता है, द्रव वाले में B आता है, गैस वाले में C। तो यहाँ पे दोस्तों पहले गैस का नाम लिया है, कहा गैस या द्रव, तो इसलिए हम दोस्तों, इसलिए हम इसको नहीं लगा करके हम C को लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? C प्रकार की आगे क्या हो जाएगा? ईंधन हो जाएगा, जो गैस या द्रवीकृत गैस है, ठीक है, C वाला। अब B वाला द्रव जो होता है दोस्तों, B वाला जो आग्नेय श्रेणी होती है वो आपका ज्वलनशील भी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। चलिए मैंने आपको बताया। और यहाँ पे धातु या बिजली से लगी आग, यहाँ पे जानिए धातु या बिजली से लगी आग को कैसे करते हैं। धातु या बिजली से लगी आग को दोस्तों हम लोग क्लास D श्रेणी में रखते हैं, ठीक है, क्लास D श्रेणी। और इसको बुझाने के लिए दोस्तों हम CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। किससे? धातु या अग्नि से लगी, धातु या उससे करंट से लगी आग को बुझाने के लिए हम दोस्तों CTC का प्रयोग करते हैं, D श्रेणी के अंतर्गत आता है। क्लियर है। कह रहा धारा का यूनिट, धारा का V बराबर IR होता है दोस्तों, V बराबर IR ओम के नियम से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा, धारा का हम लोग एम्पियर में मापते हैं, ठीक है। यहाँ पे पता चला प्रतिरोध को ओम में मापते हैं, कार्य का मात्रक जूल है, और वोल्ट किसका है मात्रक दोस्तों? कमेंट में हमें आप बताइएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका C ऑप्शन करेक्ट है। चलिए यहाँ पे कह रहा 1/32 इंच है, अंश दशमलव समतुल्य है, यानी इसको इंच है तो इसको आपको भाग करना होगा। तो दोस्तों इसको आप जब भाग करेंगे तो ये किस में हो जाएगा?
मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे डी ऑप्शन में आपका कन्वर्ट हो जाएगा जब इसको आप भाग करेंगे तो। क्लियर है? क्या करना है, 1/32 करना है दोस्तों, उसके बाद दशमलव लेंगे, फिर जीरो होगा, फिर यहाँ पे आप एक जीरो लेंगे, यहाँ पे होगा तो 32 3 96 होगा। ऐसे करते हुए 100 में आप 32 से भाग करते जाइए, आपका आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। मिलान करना है मेरे भाई, यहाँ पे मिलान करना है और कुछ करना नहीं है। चलिए यहाँ पे कह रहा है द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में मापते हैं, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब क्या यही हो जाएगा। और भार को हम लोग दोस्तों किलोग्राम में मापते हैं, बल और यानी भार को हम लोग किलोग्राम में मापते हैं। आयतन का होता है क्या, आयतन का मात्रा क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। आयतन को हम लोग मीटर क्यूब में, घनत्व को दोस्तों हम लोग किस में मापेंगे, इसमें। तो देखिए सबसे पहले आपको द्रव्यमान को हम किलोग्राम किस में मापेंगे दोस्तों, यहाँ पे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो एक सेकेंड, यहाँ पे घनत्व बराबर, यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है बार, यहाँ पे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन हो जाएगा। बी का डी किसमें है दोस्तों, तो बी का डी एक ही में है, सी ऑप्शन में, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई? आपको 6 का सी, क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, तो ये हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे ए का हो जाएगा क्या, द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में मापते हैं, भार को यानी आयतन को हम लोग मीटर क्यूब में, भार को किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। क्लियर है भाई? सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करा दिया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब तो आप लोग क्लियर हो गए हैं भाई। चलिए आगे देखते हैं। पाइप, पाइप एक प्रकार का है। पाइप क्या है दोस्तों, ड्रम टूल है, हस्तचलित उपकरण है, हस्तचलित उपकरण एवं मशीन संचालित उपकरण है। तो दोस्तों ये आपका एक ऐसा उपकरण है, तो ये हस्तचलित उपकरण, और यहाँ पे आपको मैं बता दूं ये हस्तचालित उपकरण है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए यहाँ पे आपको पता चला। देखिए यहाँ पे देखिए, पाइप की बाहरी सतहों पर चूड़ी काटने के लिए पाइप डाई का प्रयोग करते हैं। अगर दोस्तों पाइप डाई जो है ये, इसको किसी, जैसे हमारा ये गोलाकार है ना, ये रॉड है, इस पर अगर हमें क्या करना है, चूड़ी को काटना है दोस्तों, इस पर अगर हमें चूड़ी को काटना है तो हम लोग दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे पाइप डाई का प्रयोग करेंगे। डाई जो होता है दोस्तों बाहरी चूड़ियों को काटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाई कार्बन स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है बाहरी थ्रेड को काटने के लिए कौन सा औजार प्रयोग करते हैं। तो बाहरी थ्रेड काटने के लिए दोस्तों हम डाई का प्रयोग करते हैं। डाई हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, और यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा सी। और मैं बता दूं हाई कार्बन स्टील का बना होता है डाई, इसको हार्ड व टेम्पर किया जाता है, और इसके अतिरिक्त टूल स्टील या एलॉय स्टील की भी बनाई जाती है। और ये डाई का प्रयोग दोस्तों गोलाकार या सिलेंड्रिकल छड़ को हम लोग बाहरी चूड़ियाँ काटते हैं। टाइप के द्वारा दोस्तों अंदरूनी चूड़ियाँ काटते हैं, किसी भी जॉब के अंदरूनी चूड़ियों को हम लोग काटते हैं। और मैं बता दूं डाई में दोस्तों, डाई में जो है आपका वी आकार के स्टैंडर्ड चूड़ियाँ बनी होती है। तो मैंने कहा डाई हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, या इसके अतिरिक्त हाई कार्बन स्टील नहीं है तो आपको क्या टूल स्टील या एलॉय स्टील का बनाया जाता है। इसमें वी आकार के स्टैंडर्ड चूड़ियाँ कटी होती है किसमें, डाई में दोस्तों। चलिए आगे देख लेंगे। कह रहा है बाहरी चूड़ी काटने के लिए किस औजार का प्रयोग करते हैं। मैंने अभी बताया बाहरी चूड़ी को काटने के लिए डाई का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसमें डाई में वी आकार की स्टैंडर्ड चूड़ियाँ कटी होती हैं, और ये हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, टूल स्टील या एलॉय स्टील का भी बनाया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देख लेंगे दोस्तों हम लोग, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिग के लिए सही कथन नहीं है। जिग क्या है दोस्तों, जिग के बारे में जानेंगे। जिग यह भारी होना चाहिए, लोकेटिंग बिंदु प्रसिद्ध होना चाहिए, यह कम लागत में बनाया जा सकता है, या पोर्टेबल। दोस्तों कह रहा है इसमें कौन सा सही नहीं है, यह कम लागत में बनाया जा सकता है, ऐसा कह रहा है भाई। देखिए ये तो बात सही है कि जिग का प्रयोग कम लागत में बनाया जा सकता है, लोकेटिंग बिंदु प्रसिद्ध होना चाहिए, ये पोर्टेबल होता है, यह भारी होना चाहिए दोस्तों, यही आपका हो जाएगा आंसर। ये भारी नहीं होना चाहिए जिग। अब जिग यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर तो मतलब हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, लेकिन जिग है क्या। जिग का प्रयोग जॉब को दोस्तों, जॉब को पकड़ने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, जॉब को पकड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। और जिग जो है दोस्तों जॉब को क्या करता है, गाइड करता है, यानी जिग जो है दोस्तों टूल जो होता है ना, टूल को गाइड करता है, और जिग जॉब को कस के पकड़े रखता है और टूल को गाइड करता है। गाइड मैंने उसको बताता है कि ऐसे ऐसे चलो धीरे धीरे। ठीक है, ये कार्य है जिग का।
क्लियर भाई। जिग ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह जॉब को पकड़ता है और टूल को गाइड करता है। अगर जिग का आप प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें आपको मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। जिग का आप प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें मार्किंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मार्किंग इसमें स्वयं हो जाती है दोस्तों, इसमें मार्किंग, ठीक है। और इसमें जो है जो कार्यकर्ता हैं, जो दोस्तों जो यहाँ पे वर्कर लोग हैं, यहाँ पे इसको चलाने के लिए कोई भी चला सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जिसको एक्सपर्ट है वही चलाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जिग, ये देखिए दोस्तों, कह रहा है जिग का प्रयोग के लिए किया जाता है जॉब को सुगम चलने के लिए, जॉब को पकड़ने के लिए, ठीक है, औजार को पकड़ने के लिए और निर्देशन के लिए। हाँ दोस्तों, मैंने तो अभी बताया ना कि ये क्या करता है, टूल को, जिग जो दोस्तों है ना, ये टूल को, जो टूल हमारा उसमें लगा रहता है मशीन में, उसको क्या करता है, गाइड करता है, बताता है चलने के लिए, औजार को पकड़ कर रखने तथा निर्देशन के लिए, यानी जॉब को पकड़ता है, ठीक है, टूल को पकड़ता है और उसको गाइड करता है यानी निर्देश करता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिग दोस्तों, जिग का उपयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस में करते हैं दोस्तों, जिग का प्रयोग हम लोग ड्रिलिंग, किस में, ड्रिलिंग और बोरिंग में करते हैं, ये आपको आना चाहिए। जिग का प्रयोग किस में करते हैं, ड्रिल एवं किस में, बोरिंग में हम लोग करते हैं, ये आपको आना चाहिए। ड्रिलिंग और बोरिंग में जिग का प्रयोग करते हैं। जिग का प्रयोग करने से दोस्तों मार्किंग करने की आवश्यकता नहीं होती है, मैंने आपको बताया। जिग का प्रयोग करने से जॉब की माप चेक करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर जिग से आप कोई जॉब बनाए हैं तो उसको मापने की ज़रूरत नहीं है, वो एकदम सही बनता है, ठीक है। जिग का प्रयोग ड्रिलिंग और बोरिंग करने के लिए हम लोग करते हैं। चलिए, यहाँ पे मैंने बताया जिग भारी नहीं होना चाहिए, जिग कैसा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पे देखेंगे आगे और उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं, ये जो जिग है ना दोस्तों, जिग में जो है हार्ड धातु के बुशिंगस फिट होते हैं। क्या फिट होते हैं दोस्तों, बुशिंगस, जिसे हम बुशिंगस कहते हैं, ये भी आप लोग जान जाइए। बुशिंगस जो होते हैं, हार्ड धातु के बुशिंगस भी फिट होते हैं, किसमें, इसी में, जिनमें टूल को गाइड किया जा सकता है, जिससे जो है दोस्तों टूल को गाइड करता है। वो भी कैसे, हार्ड मेटल के होने चाहिए, हार्ड धातु के बुशिंगस होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। टेपर रीमर का क्या उद्देश्य है। टेपर रीमर दोस्तों बड़े सिर से अधिक मटेरियल और छोटे सिर से कम मटेरियल काटते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, टेपर रीमर जो होता है दोस्तों, छिद्र को क्या करता है, परिष्कृत करता है, समांतर छिद्र को परिष्कृत करता है। बोलिए, यहाँ पे हो जाएगा टेपर छिद्र को परिष्कृत करते, टेपर रीमर है तो टेपर छिद्र को परिष्कृत करेगा दोस्तों, ठीक है। टेपर रीमर जो होता है बड़े व्यास की तरफ से ज़्यादा धातु काटता है और कम व्यास की तरफ कम मटेरियल काटता है, जिसमें चैटर उत्पन्न होती है, ठीक है ना, इस सुराख को फिनिश प्रभावित होती है, ठीक। चलिए आगे देख लेंगे। कह रहा एक छिद्र विवर्धन परिसज्जन की प्रक्रिया को कहते हैं। यहाँ पे छिद्र को विवर्धन, परिसज्जन को हम लोग दोस्तों रिमिंग कहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी पहले से तैयार होल को अच्छे से बनाना, शुद्धता के साथ परिष्कृत करना। ये क्या होता है दोस्तों, परिष्कृत करने के लिए ये रीमर का प्रयोग करते हैं। जैसे पहले से आप इसमें ड्रिल किए हो, कोई जॉब है इसमें ड्रिल करके होल कर दिए, इसमें थोड़ा सा खुरदरा उदरा है, तो आप ड्रिलिंग के बाद आप रीमिंग करेंगे। जब रीमिंग करेंगे तो ये होल जो है एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, इसीलिए रीमिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे और भी देख लेंगे हम, यहाँ पे क्लियर करेंगे। कर पहले से परवेधिंग छिद्रों को बहुबिंदु कर्तन, मैंने कहा पहले से अगर होल है, कोई भी जॉब है उसमें पहले से आप होल किए हैं, वो कम साफ है और उसको उसकी शुद्धता और बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा आकार बढ़ाने के लिए हम लोग दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे, किसका, परिछिद्रण का, किसा छिद्रण का। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पे सछिद्रण हो जाएगा कि परछिद्रण, बताइए। ये हो जाएगा छिद्रवर्धन होगा, क्योंकि बहुबिंदु कर्तन होता है क्या, रीमर। अभी बताया मैंने, रीमर बहुबिंदु कर्तन होता है, या ड्रिल होल के परिशुद्ध बनाने के लिए रीमर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ड्रिल होल के आकार को, ड्रिल से जो किया गया होल है उसके आकार को थोड़ा सा बड़ा करके उसमें फिटिंग और यथार्थता प्रदान करता है रीमिंग के द्वारा, छिद्रवर्धन। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक मत्स्य पश्च फाइल है। मत्स्य पश्च फाइल है क्या है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा क्रॉसिंग फाइल, यानी 15 का आपका हो जाएगा डी। क्रॉसिंग फाइल मत्स्य पश्च फाइल होता है, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन अंडाकार होता है और दूसरा नाम इसे फिश बैक रेती भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है क्या दोस्तों,
फिश बैक रेती, ठीक है, ये भी तो आप लोग जानते रहे ना, फिश बैक रेती दूसरा नाम होता है। इसका प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकार की वक्र सतह को रेतने के लिए होता है। फिश बैक रेती का प्रयोग जैसे वक्राकार सतह इसको रेतने के लिए होता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे कह रहा निम्न में से किस कारण से सामने या पीछे वर्कपीस कराने पर चिप के अत्यधिक हटाव रिमूवल को रोका जा सकता है तथा सपाट सतह की फाइलिंग को आसान बना दिया जाता है। यानी सामने या पीछे वर्कपीस करने पर चिप अत्यधिक हटाव को रिमूवल करता है और सपाट सतह फाइनल करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कटिंग फेस पर अवतलता, देखिए दोस्तों उत्तलता होना चाहिए यहाँ पे। तो कटिंग फेस पर क्या होता है, कह रहा कम धातु को काटे, तो कम धातु को काटने के लिए यहाँ पे आपका जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा कटिंग फेस पर उत्तलता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फाइल के उभरे हुए भाग को हम कन्वेक्सिटी कहते हैं, ठीक है। फाइल को जो उभरा हुआ भाग होता है कन्वेक्सिटी कहते हैं। इसको चलाते ही यह ताकत नहीं लगानी पड़ती है और यदि फाइल कन्वेक्सिटी के बनाई जाएगी तो फाइल की पूरी बॉडी समस्त यानी समतल के व समांतर से, इसका कहने का मतलब जो दोस्तों उत्तलता होता है इसमें देखिए थोड़ा सा उभार, जैसे ये फाइल है हमारी, इसमें थोड़ा सा जब उभार होगा दोस्तों ऊपर की तरफ ना, आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आराम से कटता हुआ मटेरियल चला जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, फाइल का संकीर्ण एवं पतला भाग जिसके हत्थे के साथ जोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, टैंग कहते हैं। जैसे ये फाइल है ना दोस्तों, ये फाइल यहाँ पे देखे होंगे ऐसे करके बना होता है, ये ऐसे करके, ठीक है। तो ये टैंग क्या है दोस्तों, टैंग यही वाला पार्ट है, ये जो है ना ये निकला है पतला सा, ये टैंग है। और इसको जो दोस्तों होता है इसको मुलायम करके, हार्ड नहीं किया जाता, नहीं टूट जाए, ये मुलायम रहता है इसको, तो टैंग हो गया, ठीक है। टिप क्या होता है दोस्तों, टिप जो होता है बिंदु यानी रेती के लास्ट वाले बिंदु को हम टिप बोलते हैं, ठीक। कोर क्या होता है, ये होता है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। 17 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना यहाँ पे। और ये दोस्तों जो टैंग होता है इसमें हैंडल लगाते हैं, लकड़ी का दोस्तों या प्लास्टिक का हैंडल लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बेंच वाइज तकवे, बेंच वाइज में दोस्तों जो चूड़ियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, वर्गाकार चूड़ियाँ होती हैं। तो यहाँ पे बेंच वाइज में वर्गाकार चूड़ियाँ होती हैं। और मैं बता दूँ, स्पेंडल चल जबड़े के साथ जुड़कर स्लाइड करता है। बेंच वाइज का स्पेंडल, बेंच वाइज का जो स्पेंडल होता है ना दोस्तों, स्पेंडल वो हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है। बेंच वाइज का जो स्पेंडल होता है माइल्ड स्टील का बना होता है। आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बेंच वाइज के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे बेंच वाइज के लिए कह रहा है कौन सा सही नहीं है दोस्तों। सबसे पहले जानेंगे बेंच वाइज के लिए दोस्तों, हमारा ये है डी ऑप्शन। वर्क के बेंच वाइज को एक नट बोल्ट व्यवस्था से फिट किया जाता है, यही गलत है दोस्तों, ठीक है। जॉब को सख्ती से पकड़ने, जॉब को अच्छे से पकड़ने के लिए दोस्तों बेंच वाइज का प्रयोग करते हैं। मशीनिंग फिटिंग के दौरान जॉब को जोर से जकड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका जो बेंच वाइज का जो बॉडी है वो ढलवा लोहे से बना होता है और औजार स्टील से बने होते हैं। ये बात सही है, आपका तीनों सही है पर डी ऑप्शन गलत है, ठीक है। और मैं बता दूं कि जो बेंच वाइज होता है भाई आपका, ये प्रायः भारतीय स्टैंडर्ड मानक के अनुसार ये 75 से 150 सेंटीमीटर तक पाई जाती है, यानी mm में पाई जाती है, ठीक है। 150 यानी 75 से 150 mm तक पाई जाती है। बेंच वाइज को हम लोग दोस्तों पैरेलल जा वाइज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल जा वाइज भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। पैरेलल जा वाइज कहते हैं किसको, बेंच वाइज को। बेंच वाइज ऊंचाई कार्य करने वाले श्रमिक के कोहनी के बराबर होना चाहिए। बेंच वाइज को जो फिटिंग करते हैं उसकी ऊंचाई, जो कार्य कर रहा है व्यक्ति श्रमिक है उसके कोहनी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। कोहनी किसे कहते हैं, हाथ में जो गांठ होता है ना, जो दोस्तों हाथ के दो बीच में जो गांठें होती हैं ना, उन्हें वही को कोहनी बोलते हैं, जहाँ से हाथ मुड़ता है हमारा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नर्म क्लैंप को बेंच वाइज से धातु चादर के क्लैंपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों यह उच्च यथार्थता और शुद्धता को देता है। हमारा ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके प्रयोग करने से दोस्तों जॉब पर दोस्तों निशान नहीं पड़ते, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। चलिए, ट्रैमल एक मार्किंग टूल है, इसके द्वारा अधिकतम व्यास के वृत्त, देखिए ऐसे तो ये 500 मिलीमीटर को काटता है, कितना 500 मिलीमीटर। जैसे हम आपको बता दें, ये एक वृत्त है, आप यहाँ से लगा, इसकी त्रिज्या 500, ये 500 मीटर का गोला पूरे में खींचेगा। लेकिन जब 500 इधर भी बढ़ा देंगे तो 500 कितना हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। तो ये व्यास हो गया, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्रैमल द्वारा दोस्तों सबसे बड़े वृत्त को हम लोग खींच सकते हैं।
ट्राइमल दोस्तों आपको बता दूं कम से कम 15 सेंटीमीटर, अधिक से अधिक 50 सेंटीमीटर तक ये माप सकता है। 15 सेंटीमीटर तथा ये कितना 50 सेंटीमीटर तक माप सकता है। और मैं बता दूं 50 सेंटीमीटर को mm बदलेंगे, ये 150 mm से लेकर कहाँ तक दोस्तों, ये 500 mm तक ये इसको नापता है। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे भी देख लेते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कह रहा है क्या, कर्तन संक्रिया के लिए अग्रतर को 128 आरपीएम है और इसका व्यास इतना है। कर्तन का वेग बताइए। देखिए इसका हम लोग आपको मैं बता दूं, कर्तन का वेग बताना है तो यहाँ पे क्या होता है, मीटर पर मिनट में है। तो ये होता है फार्मूला क्या, v बराबर स्पीड, v बराबर क्या होता है पाई डी एन, क्या होता है पाई डी एन बटे 1000 होता है दोस्तों, पाई डी एन बराबर 1000। ठीक है, यानी v बराबर स्पीड बराबर क्या होता है पाई डी एन बटे 1000 होता है। कर्तन का वेग पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छे से इसको लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, सब कुछ आ जाएगा दोस्तों, इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है, यहाँ पे कुछ नहीं करना। कर्तन वेग का मतलब है आपका v का मान पूछ रहा है तो पाई का मान 22/7 रखिए, d का मान कितना रखेंगे, व्यास आपको 25 रखना है। बस ऐसे आपको उसके बाद क्या करना है 128 आरपीएम रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको उसके बाद सॉल्व कर लेना है। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो लगभग में आपका कितना हो जाएगा 10 मीटर प्रति मिनट हो जाएगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन लगभग में होगा। ठीक है, पॉइंट में आएगा वो 10 माना जाएगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा दोस्तों अगर मृदु इस्पात का अभिस्थापित कर्तन एक 20 मीटर पर मिनट है। दोस्तों फिर से वही क्वेश्चन आ गया, v बराबर क्या होता है, मैंने बताया ना v बराबर पाई डी एन होता है। क्या होता है पाई डी एन बटे 1000, v बराबर पाई डी एन बटे 1000 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मिलीमीटर प्रवेधन है तो दोस्तों मिलीमीटर है, यहाँ पे कितना है 20 है और यहाँ पे क्या है ये है। तो आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अपेक्षित घूर्णन वेग अर्थात आपकी बार यन का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आराम से आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए v का मान आपको कितना दे रखा है 20, कर्तन वेग को हम v कहते हैं। तो अगर 1000 का गुणा इधर करेंगे तो 20 दोस्तों हो जाएगा गुणते 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में कितना हो जाएगा 22/7 और डी का मान 20 है, एन का मान आपसे पूछ रहा है, बस यही पूछ रहा है। 20 से ये 20 खत्म हो गया, इधर क्या बचा दोस्तों, इधर 2 से कट करेंगे 11 हो जाएगा, इधर 2 से कट कर देंगे तो 500 बचा इधर। ठीक है, और इधर ये 7 बचा, 7 × 5 = 3500 हो जाएगा, 7 × 5 = 3500 हो गया। नीचे कितना बचा 11, 11 से भाग करेंगे 11×3 = 33, 11×3 = 33 लगभग 3 आ गया। 3 तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, बचा किसमें ए ऑप्शन में। ये 320 आरपीएम जाएगा, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 320 आरपीएम। दोस्तों अब देखिए मैं फार्मूला बता दिया हूँ, सब कुछ अब तो सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें जगह नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं आपको तब फिर भी बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। बॉल बियरिंग में घर्षण कम होता है। देखिए बॉल बियरिंग जो होता है दोस्तों ऐसे बनता है, ये आपका इसमें बॉल बियरिंग होते हैं, छोटे छोटे जो इसमें बियरिंग लगे होते हैं, इसे बॉल बियरिंग कहते हैं। ठीक है, घर्षण कम क्यों होता है, क्योंकि ये बिंदु पे ही टच होते हैं, थोड़े थोड़े बिंदु पर देखिए टच हो रहे हैं, इसलिए ये दोस्तों ये स्पीड इसकी ज़्यादा होती है और ये कम भार को लेकर चलता है। तो यहाँ पे संपर्क क्षेत्र कम होता है, इसलिए बॉल बियरिंग में घर्षण कम होता है। तो 24 का कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ग्रीस घर्षण में को कम करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ग्रीस जो होता है घर्षण को कम करता है। और थ्रस्ट बियरिंग में देखिए, थ्रस्ट बियरिंग जो होता है दोस्तों, थ्रस्ट बियरिंग में कॉलर होता है दोस्तों, आपको मैं बता दूं। और डबल रोल बियरिंग में दोस्तों भारी लोड कर लेकर चलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। थ्रस्ट में कॉलर होता है थ्रस्ट बियरिंग में, और डबल रोलर जो बियरिंग होता है वो ज़्यादा भार को लेकर चलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। कह रहा है क्या, यहाँ पे बियरिंग अक्ष से समकोण स्थित पर भार होता है, जो उसे क्या कहते हैं, उसे दोस्तों समायोज स्टेबल कहते हैं। बोलिए नहीं, इसे आरीय रेडियल कहते हैं, रेडियल कहते हैं। बियरिंग अक्ष से समकोण पर स्थित भार को हम लोग रेडियल कहते हैं। 25 का सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपका देखिए, रोल बियरिंग में बाल की जगह रोल लगा होता है। थ्रस्ट बियरिंग में मैंने बताया, थ्रस्ट बियरिंग में दोस्तों जो थ्रस्ट बियरिंग होता है उसमें क्या होता है, कॉलर लगा होता है। और थ्रस्ट बियरिंग जो होता है दोस्तों अच्छी भार को सहन करता है। ठीक है, अच्छी भार को सहन करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। थ्रस्ट बियरिंग अच्छी भार को सहन करता है और सबसे ज़्यादा वजन को लेकर डबल रोल बियरिंग चलता है लेकर। यहाँ पे देखिए
निम्न में से किस बेयरिंग में स्लाइडिंग सतह के बीच धातु से धातु का संपर्क पाया जाता है? स्लाइडिंग में बॉल बेयरिंग दोस्तों, बॉल बेयरिंग में बिंदु के आकार का पाया जाता है, ये नहीं होगा। रोलर बेयरिंग होता और यहाँ पे स्लाइडिंग कंटिन्यू बेयरिंग कह रहा है। यहाँ पे देखिए रोलर बेयरिंग जो है दोस्तों इसमें पाया जाता है यहाँ पे क्या दोस्तों। और यहाँ पे जो दोस्तों कह रहा है बेयरिंग सतहों के बीच धातु से धातु संपर्क होता है, तो ये हो जाएगा बी, स्लाइडिंग कंटेंट बेयरिंग। ठीक है, स्लाइडिंग बेयरिंग कंटेंट यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा जो दोस्तों। अब मैं बता दूं रोलर बेयरिंग दोस्तों होता है रोलर बॉल बेयरिंग की तरह होता है, रोलर बेयरिंग बॉल बेयरिंग की तरह होता है। रोलर बेयरिंग में बॉल की जगह पर रोलर होता है दोस्तों। उच्च भार व उच्च गति को लेकर चलने वाला कौन होता है? रोलर बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। उच्च भार व उच्च गति से रोलर बेयरिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं, लेकिन बॉल बेयरिंग का प्रयोग कम स्पीड तथा कम भार को लेकर, यानी ज़्यादा भार और कम स्पीड में चलता है। सॉरी, यहाँ पे मैं बता दूं बॉल बेयरिंग जो होता है दोस्तों इसकी स्पीड तो ज़्यादा होती है लेकिन भार कम को लेकर चलता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आउट डायमीटर के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? देखिए आउट यहाँ पे आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे बाहरी व्यास को मापने के लिए आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग है। ट्राई स्क्वायर दोस्तों 90 अंश का कोण को मापता है, ये चेकिंग टूल है एक प्रकार से। ठीक है, ये ऐसे बना होता है दोस्तों, ये स्टॉक लगा होता है, ये ब्लेड लगी होती है। ये ट्राई स्क्वायर को हम लोग ब्लेड के माध्यम से हम लोग बाजार में मिलता है। ये मतलब इसकी लंबाई जो इसका ब्लेड की लंबाई है इसी से हम इसका निर्धारण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्क्राइबर आपके 5 प्रकार के होते हैं। स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं दोस्तों। ठीक है ना, स्ट्रेट स्क्राइबर, बेंट स्क्राइबर, एडजस्टेबल स्क्राइबर, ये हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं दोस्तों। क्लियर है ना? चलिए आगे भी देख लेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। देखिए सारे क्वेश्चन को मैं क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ठीक है, और कमेंट जरूर करिए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। चलते हैं यहाँ पे देखते हैं और भी क्वेश्चनों को। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। करा किसी कार्यखंड में 12.37 mm का बोर है जिससे मापा जा सकता है। इसे मापा जा सकता है माइक्रोमीटर के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? माइक्रोमीटर के द्वारा हम लोग इसको आसानी से माप सकते हैं। चलिए यहाँ पे बता दूं फोर्जिंग ऑपरेशन क्या होता है। फोर्जिंग ऑपरेशन में दोस्तों तन्य बल प्रयुक्त होता है, चुंबक बल प्रयुक्त होता है, संपीड़न, यहाँ पे कोई बल प्रयुक्त, ये तो आपका एकदम से गलत है। तो यहाँ पे तन्य बल प्रयुक्त होता है, नहीं दोस्तों। कार्यखंड पर संपीड़न बल प्रयुक्त होता है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फोर्जिंग ऑपरेशन में कार्यखंड पर संपीड़न बल प्रयुक्त होता है। फोर्जिंग का एक ऐसा प्रोसेस है दोस्तों, फोर्जिंग का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बहुत अधिक दाब को देकर लोड प्रदान करके कार्यखंड को एक आकार से दूसरे आकार में परिवर्तित, जैसे कोई जॉब है इसको पीट कर अधिक से अधिक इस पर दबाव डाल कर इसको बना दिए इस आकार का। बताओ, ये ऐसा था वर्गाकार, इसको बना दिए इस तरह से यार, तो उसको पीट कर दबाव दे करके इतना ज़्यादा कर देते हैं। और हाई स्पीड स्टील का जो होता है दोस्तों फोर्जिंग होता है, वो कितना होता है यहाँ पे 9.5 से कितना होता है, यानी 950 से 1150 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 9.5 से हाई स्पीड स्टील का फोर्जिंग टेम्परेचर होता है 950, यानी 950 से दोस्तों 1150 तक होता है। प्लेन कार्बन का 700 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अतप्त कर्मण कोल्ड वर्किंग किस तापमान पर किया जाता है? अतप्त कोल्ड वर्किंग दोस्तों देखिए कमरे के तापमान पर, सामान्य तापमान पर, उच्च क्रांतिक तापमान पर, देखिए सामान्य तापमान दोस्तों। कोल्ड वर्किंग जो होता है दोस्तों आपका एक प्रकार से हम लोग उस कमरे के तापमान पर करते हैं, नॉर्मली तापमान पर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ताप की ठंडी से सही से ठंडा ना करने की स्थिति में धातु में दरार आ जाती है। और मैं बता दूं जो धातु होती है दोस्तों उसको अगर ठीक से आप ठंडा नहीं करते हैं तो वो क्या होती है, उसमें दरारें आ जाती हैं, जिसमें चिटकापन जिसे हम बोलते हैं उसको हो जाता है। आइए अगला हम देखेंगे यहाँ पे छेनी के माध्यम से काटने पर धातु को सहारा देने के लिए निहाई के किस भाग को प्रयोग करते हैं? निहाई के दोस्तों हम लोग किसको प्रयोग करते हैं? पीछे के भाग को, कि यहाँ पे किसको भाग को? लोहा एक प्रकार से लोहा जो होता है निहाई, जिसे हम दोस्तों एनविल बोलते हैं, इसे पिटवा लोहा का बना होता है। ठीक है,
निहाई के सींग को, यहाँ पे दोस्तों सींग जो होता है उसे वक्र भागों को मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, टुकड़े करने वाले ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे होता है आपका निहाई का जो सींग होता है दोस्तों, आगे की ओर ऐसे नोकदार निकला होता है ना सींग, वो होता है वक्र भागों को मोड़ने के लिए। निहाई के दाईं ओर नुकीला 90 अंश को मोड़ने के लिए होता है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया। यहाँ पे आपको पता चला कि नहीं पता चला भाई? ठीक है, यहाँ पे आपका टुकड़े को करने वाला ब्लॉक होता है, यहाँ पीछे की ओर जो होता है धातु पर काटने का सहारा देने के लिए। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। कह रहा तार और केबल निर्माण के लिए गुणधर्म होता है तन्यता, जिसे हम डक्टाइल बोलते हैं। आघातवर्धनीयता क्या होता है? जैसे दोस्तों किसी चादर को पेट कर उसको फैलाना। चिमड़तापन को दोस्तों उसमें क्या होता है? कठोरता, मतलब उसको खरोचने नोचने पर क्या होता है दोस्तों? वो उसमें स्क्रैच ना, ये कठोरता होता है। चिमड़तापन का मतलब दोस्तों वो टूटे फूटे ना। ठीक है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पे मैं बता दूं, अपघर्षण या छीलन का विरोध करने वाला गुण कठोरता होता है। क्या होता है? बहुत पूछा जाएगा दोस्तों। अब क्या होता है? अपघर्षण या छीलन का विरोध करने वाला कठोरता होता है, ये आपको पता होना चाहिए। न्यूनतम तन्यता वाले पदार्थ चयन कीजिए। जो न्यूनतम तन्यता वाले पदार्थ होते हैं वो आपका क्या होता है दोस्तों? अब देखिए न्यूनतम तन्यता वाला पदार्थ, एक तो तांबा, तो आपका तन्यता ही एल्यूमिनियम है, एक बचा इस्पात और लोहा। तो यहाँ से दोस्तों जो हो जाएगा आपका लोहा हो जाएगा, लोहा ठीक है, Fe जिसे बोलते हैं। यहाँ पे पता चला बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे आपको ये सब छोटी छोटी बातें आपको आना चाहिए। ठीक है, सबसे अधिक तन्यता तो प्लैटिनम होता है तथा उपयोग में सामान्यतः अधिक तन्यता सोना होता है। सबसे ज़्यादा तन्यता की बात करें तो प्लैटिनम होता है, पर उसमें अगर हम लोग ज़्यादातर उपयोग सोना का ही करते हैं। चलिए, वह तापमान जिस पर ठोस धातु द्रव में परिवर्तित हो जाती है। ठोस जो है द्रव दोस्तों, वो किसमें? धातु जो है द्रव में परिवर्तित हो जा रही है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कह रहा वह तापमान जिस पर ठोस धातु द्रव में परिवर्तित होता है उसे गलनांक कहते हैं, यानी हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है क्या A50 M6V18 एक क्या है? विशिष्टता है। ये किसका है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा घिसाई पहिया का हो जाएगा दोस्तों। बोलिए, बिल्कुल सही दोस्तों। और मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता दूंगा। ए जो होता है दोस्तों एब्रेसिव कण को बताता है, फिर सुनिए ए एब्रेसिव कण को बताता है, और जो 50 है वो क्या बताएगा? कणों का ग्रेड बताता है। ये यम जो है क्या बताएगा दोस्तों? बांड का ग्रेड बताता है। 6 दोस्तों स्ट्रक्चर बताता है 6, और वी क्या है दोस्तों? बांड बताता है। सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये ग्राइंडिंग व्हील की विशिष्टता को बताता है, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे अगला क्वेश्चन, ग्राइंडिंग के बाद। यहाँ पे देखिए, ग्राइंडिंग के बाद वर्कपीस में चैटरिंग मार्क्स होने का कारण क्या है दोस्तों? यहाँ पे चैटरिंग कब आती है? जब व्हील स्पिंडल में कंपन न हो, ठीक, कार्य सतह के चक्र फेस के बीच अधिक घर्षण हो। यहाँ पे तो यहाँ पे मैं बता दूँ, चैटिंग तभी आता है जब जो ड्रिल होता है या कुछ भी हो उसमें ढीलापन है, तभी चैटरिंग आएगा दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आगे भी देख लेंगे। करा अपघर्षक पहिए ग्राइंडिंग व्हील के ड्रेसिंग के तहत में से किसके द्वारा पैन मान शार्पनेस प्रदान किया जाता है? देखिए दोस्तों, ये जो होता है, ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील के द्वारा दोस्तों हम लोग क्या होता है, एक प्रकार से ड्रेसिंग के तहत टूल स्टील ड्रेसर, धारदार किनारे शार्प एज वाला एसएस कटर। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होता है ना, वो डायमंड ड्रेसर होता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डायमंड ड्रेसर में एक होल्डर होता है जिसके एक सिरे पर डायमंड फिट रहता है। यह क्या करता है? अन्य ड्रेसरों के अपेक्षा कुछ महंगा होता है, और यहाँ पे इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। अन्य ड्रेसरों के माध्यम से ये महंगा भी होता है, इसका प्रयोग सुरक्षा के माध्यम से करना चाहिए। डायमंड ड्रेसर जो होता है दोस्तों में, इसमें डायमंड ड्रेसर में एक प्रकार का होल होता है, ठीक है, यानी होल्डर होता है इसमें। चलिए आगे देखते हैं, उसको भी क्लियर करते हैं। करत दक्षिणावर्त दिशा में घूमते वक्त कसने वाले बोल्ट को हम लोग कहते हैं दाएं हाथ की चूड़ी कहेंगे, बी ऑप्शन। अगर बाएं तरफ घूमेगा तो बाएं हाथ की चूड़ी को बोलेंगे, ठीक है। एकल आरंभी चूड़ी लीड। अब देखिए लीड बराबर जो होता है सूत्र, देखिए लीड बराबर पिच क्या होता है? पिच गुणे
क्या नंबरों की संख्या। अगर लीड एकल चूड़ी है तो एक का गुणा करेंगे तो पिच का एक का गुणा पिच में करेंगे तो लीड बराबर पिच हो जाएगा। तो ये देखो लीड किसके बराबर होगा, पिच के बराबर होगा। अगर सिंगल है तो अगर यहाँ पे 2 ही गुना कर देंगे, लीड पिच में 2 गुना का अंतर हो जाएगा। देखिए सब कुछ समझ में आ रहा है। 3 गुना होगा तो तिगुनी हो जाएगी। अगर 1 है तो बराबर रहेगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलिए यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई। आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर हो गए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। फ्लाई प्रोसेस और स्क्रू जैसे के लिए यहाँ पे किस प्रकार के थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। फ्लाई प्रोसेस और स्क्रू जैक्स के लिए किस प्रकार के थ्रेड का प्रयोग करते हैं। तो फ्लाई प्रोसेस के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे स्क्वायर प्रकार की चूड़ी यानी स्क्वायर प्रकार की चूड़ी का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है। यहाँ पे नकल थ्रेड के लिए दोस्तों क्रैश व रूट अर्धगोलाकार होता है। यहाँ पे आपको ये भी आना चाहिए। इसका प्रयोग दोस्तों हम लोग रेलवे कपलिंग के आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। नकल थ्रेड का प्रयोग दोस्तों ऑटोमोबाइल में भी करते हैं, इसको भी आपको आना चाहिए। कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होनिंग प्रक्रिया में किया जाता है। होनिंग प्रक्रिया में दोस्तों एब्रेसिव कण को दोस्तों हम लोग प्रयोग करते हैं। एब्रेसिव कणों को प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा होना चाहिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है भाई। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एब्रेसिव छड़ी, यहाँ पे मैंने आपको बताया डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और फिर जानिए यहाँ पे क्या होनिंग क्या है दोस्तों। होनिंग जिसमें दोस्तों होनिंग एक प्रकार की कार्यविधि है जिसमें सिलेंड्रिकल, ठीक है, जैसे ये सिलेंड्रिकल है ना दोस्तों, ये सिलेंड्रिकल सरफेस को एब्रेसिव स्टिक के द्वारा फिनिश किया जाता है। इसके सतह को दोस्तों हम लोग एब्रेसिव स्टिक यानी छड़ी के द्वारा साफ करते हैं। ठीक है। इसका प्रयोग होनिंग प्रायः किसमें किसमें करते हैं दोस्तों, ये भी जानिए। होनिंग प्रायः इंजन सिलेंडर में, बियरिंग बोर में, पिन होल में। फिर से सुनिए, होनिंग प्रायः इंजन सिलेंडर में, बियरिंग में, पिन होल आदि में किया जाता है। सिलेंड्रिकल सरफेस पर उच्च कोटि की फिनिश लाने के लिए हम लोग दोस्तों होनिंग का प्रयोग करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सान होनिंग की परिपूर्णता की प्रक्रिया क्या है। ये क्या है, सान होनिंग जो होता है दोस्तों ये अंदरूनी व्यास को ये दोस्तों, ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे हमारा जो होता था दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन मैंने बताया था ये। ठीक है। यहाँ पे और भी जानिएगा, सान होनिंग जो होता है ये आपका आंसर जो होगा दोस्तों अंदरूनी व्यास हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए यहाँ पे आगे भी देखते हैं। कह रहा नॉन होनिंग, नॉन फेरस मेटल को होनिंग के लिए, ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे बताइए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन फेरस मेटल की होनिंग के लिए यहाँ पे 43 का कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन फेरस के लिए सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा होनिंग के लिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छा और कई बार पूछता है नॉन फेरस मेटल के लिए, ठीक है, जिसमें लोहा ना हो। तो यहाँ पे आप याद करिएगा एब्रेसिव, कैसे एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का दोस्तों हम लोग यहाँ पे होनिंग टूल में प्रयोग करते हैं। अब फेरस मेटल के लिए दोस्तों एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, देखिए फेरस मेटल के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं होनिंग टूल में। ठीक है। देखिए इसको याद कर लीजिए, फेल क्या, फेल से हो जाएगा फेरस, अल्लाह से हो जाएगा एल्यूमिनियम। अगर फेल है, फेरस मेटल है, लोहा है, तो एल्यूमिनियम कार्बाइड से हम लोग होनिंग करेंगे। अगर दोस्तों नॉन फेरस है, ठीक है, तो ये दोस्तों सिलिकॉन से हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। चलिए कह रहा अर्ध अस्थाई स्नेहक है, अर्ध अस्थाई स्नेहक है ग्रीस जो होता है दोस्तों अर्ध अस्थाई स्नेहक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ग्रेफाइट एक ठोस स्नेहक है, कैसा स्नेहक है दोस्तों, ठोस स्नेहक है, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है। लॉर्ड आयल एक प्रकार का स्नेहक है। सोडियम बेस ग्रीस अधिक स्पीड पर चलने वाला पार्ट उपयोग किया जाता है, ये भी थोड़ा सा जानते रहिएगा। मशीन के स्नेहक में किस प्रकार का उपयोग करते हैं, ग्रीस गन का, आयल बैंक सभी का प्रयोग करते हैं दोस्तों मशीन के स्नेहक में। तो 45 का डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है, मैंने आपको बता दिया कि ग्रीस जो होता है अर्ध अस्थाई होता है दोस्तों, और जबकि जो दोस्तों आपका ग्रेफाइट होता है वो ठोस होता है। ठीक है। जब तेल हवा के संपर्क में आने पर उड़ना शुरू कर दे, भाप बनना शुरू कर दे दोस्तों, तो वो होता है, क्या होता है, वाष्पशीलता होता है। क्या हो जाएगा, वाष्पशीलता। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
एक अच्छे स्नेहक की वाष्पशीलता कम होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर वाष्पशीलता ज़्यादा रहेगा जो भी स्नेहक देंगे वो उड़ जाएगा। ग्रीस कैसा स्नेहक है दोस्तों, ग्रीस आपका अर्ध अस्थाई है, कैसा है, अर्ध अस्थाई आपका स्नेहक है। और पेंसिल का जो दोस्तों ग्रेफाइड होता है वो ठोस, क्या है, ठोस स्नेहक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे है आपका मशीन, मशीन के निवारक उपाय होता है। तो मशीन के निवारक उपाय क्या होता है, मशीन एवं उपकरण की अवधि का निरीक्षण करना, वेरी गुड दोस्तों। उत्पादक अनुदेशों का अनुसार स्नेह करना, मशीन का सर्विसिंग व पूरी मरम्मत, यानी तीनों सही है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कार्य अध्ययन में प्रयुक्त आधारभूत औजार है, तो यहाँ पर प्रयुक्त जो औजार होता है वो होता है, कैसा होता है दोस्तों, स्टॉप वॉच होता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 48 का डी। देखिए कार्य कर रहे हैं तो आपको स्टॉप वॉच होना जरूरी है कि इतने समय में ये कार्य खत्म हो जाना चाहिए भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, तरल दाब का मापन हम किससे करते हैं दोस्तों, मैनोमीटर से करते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। लैक्टोमीटर से दोस्तों दूध का घनत्व को मापते हैं। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापते हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से। दोस्तों अगर यहीं पे आपसे हाइड्रोमीटर पूछ ले तो हाइड्रोमीटर क्या होता है, द्रव की आपेक्षिक घनत्व को मापते हैं, द्रव की आपेक्षिक घनत्व को मापते हैं। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए पाइपलाइन में वाटर हैमर की वजह से होता है, वाटर हैमर की वजह से दोस्तों वाल्वों का अचानक बंद हो जाना, ठीक है। वाटर हैमर के द्वारा वाल्वों का अचानक बंद हो जाना, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलिए किसी प्रकार की दिक्कत। गेट वाल्व जो होता है दोस्तों, पानी का बहाव एक सीधा में होता है, ये भी जानिए। जो गेट वाल्व का नाम सुने होंगे, गेट वाल्व होता है जो पानी का बहाव होता है एक दिशा में होता है, ठीक है, वो इधर उधर नहीं होता है, ठीक। यहाँ पे आपको क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा 51 नंबर। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा उस पंप का क्या नाम होता है जिसमें पिस्टन एकांतर में सिलेंडर में खींचता है। पिस्टन एकांतर में पाइप, यहाँ पे कह रहा है क्या, पिस्टन एकांतर में पानी को खींचता है और कह रहा है बल से आगे धकेलता है। इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं व्युत्क्रम पंप, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पंप, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। आप पंप के बारे में जानिए, पंप क्या होता है। पंप का कार्य यही है कि तरल को यानी जो गैस होती है या द्रव को निम्न स्तर से उच्च स्तर तक पहुंचाना, यही पंप का कार्य होता है। पंप में दो भाग होते हैं भाई, पंप में कितने भाग होते हैं, दो भाग। एक क्या होता है, स्थिर रहता है, एक जो होता है मूवेबल होता है, अर्थात चलता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, कार्बोराइजिंग ज्वाला में होता है 3 कोने होते हैं। कार्बोराइजिंग ज्वाला में दोस्तों कितने होते हैं, 3 ज्वाला होते हैं, यहाँ पे 3 कोने होते हैं। कार्बोराइजिंग ज्वाला का टेम्परेचर जो होता है दोस्तों 3100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। कार्बोराइजिंग ज्वाला का टेम्परेचर जो होता है 3100 डिग्री होता है। न्यूट्रल ज्वाला के लिए दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर यह कार्बोराइजिंग ज्वाला में बदल जाता है। न्यूट्रल ज्वाला में जब दोस्तों ऑक्सीजन कम रहेगा तो ऑटोमेट्रिक ये दोस्तों किस में बदल जाता है, कार्बोराइजिंग ज्वाला में, ठीक है। चलिए कह रहा वेल्डिंग या सोल्डरिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद फ्लक्स अवशेषों को हटा दिया जाता है, क्यों बताइए। पूरी सोल्डरिंग होने के बाद फ्लक्स को हटा दिया जाता है, क्यों दोस्तों हटा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों फ्लक्स मूल धातु और वेल्ड डिपॉजिट का क्षरण का कारण बन सकते हैं, इसलिए इसको हटा दिया जाता है, ठीक से। यहाँ पे आपको पता चला। यहाँ पे मैं बता दूँ, फ्लक्स जो होता है धातु को जंग लगने से बचाते हैं, ठीक है, और वायुमंडल से धातु की रक्षा भी करते हैं, फ्लक्स का कार्य है। चलिए आगे देख लेंगे और उसको भी सभी क्वेश्चनों को क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है भाई, कह रहा है वेल्ड किए जाने पर मिश्र धातुएं का कार्य करने पर छोटी छोटी गोलिकाओं का आकार वेल्ड धातु पर अचानक निक्षेप कराते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेल्ड धातु के छोटे छोटे अचानक, जिसको हम स्पाइटर्स यानी यहाँ पे स्पाइटर्स के नाम से जानते हैं दोस्तों। देखिए किए जाने में धातु के कार्य करने की सतह पर वेल्ड धातु का अचानक निक्षेप स्पाइटर कहलाता है, ठीक है। उसमें जो छोटे छोटे धातु टुकड़े मिलते हैं हमें, वो स्पाइटर्स कहलाते हैं। और इस जो वेल्डिंग करने के लिए दोस्तों हमेशा लंबी आर्क का प्रयोग करने से यह दोष होता है, ठीक है। लंबी आर्क का प्रयोग करने से यह
दोष होता है। आर्क नियंत्रण होने के कारण भी यह दोष होता है, ये भी आपको लोग पता होना चाहिए। इस दोष को दूर करने के लिए हमें शुष्क फ्लक्स का प्रयोग करना चाहिए। स्पाइटर्स को दूर करने के लिए शुष्क फ्लक्स का प्रयोग करना चाहिए। हार्डनिंग के उद्देश्य क्या है दोस्तों? ये आंतरिक प्रतिबल को उत्पन्न करता है? नहीं दोस्तों, यह घिसाव प्रतिरोध के लिए उच्च कठोरता करना, हाँ यही है दोस्तों। ये क्या करता है? घिसाव प्रतिरोध एवं उच्च कठोरता प्रदान करता है। ये 55 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हार्डनिंग करने के लिए इसमें कार्बन की जो परसेंटता होती है दोस्तों 0.5% होना चाहिए। 0.5% से अधिक होना चाहिए। हार्डनिंग विधि का प्रयोग धातुओं की कठोरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है 56 नंबर दोस्तों, कह रहा है यदि इस्पात में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, अगर कार्बन की मात्रा बढ़ गई दोस्तों तो इसकी क्या बढ़ जाएगी? तो इसकी दोस्तों तन्यता बढ़ जाएगी? नहीं। इसमें आघात वर्धनीयता बढ़ जाएगा? नहीं दोस्तों, इसकी कठोरता बढ़ जाती है भाई। इसकी क्या हो जाएगी? कठोरता। जितना ज़्यादा आप कार्बन मिला देंगे वो उसकी कठोरता उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे मैं बता दूं कि प्लेन कार्बन में कार्बन की परसेंटता कितनी होती है? 0.06% से लेकर 1.5% तक होता है। ठीक है, प्लेन कार्बन में कार्बन की परसेंटता। ठीक है। चलिए इस्पात जो होता है दोस्तों, इस्पात जो होता है लोहा व कार्बन का मिश्र धातु है। जो इस्पात है यहाँ पे जानिए, इस्पात जो होता है लोहा, और लोहा तो होता ही है दोस्तों, इसमें कार्बन भी मिला रहता है, प्लस कार्बन भी मिला रहता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है क्या? पूर्ण केंद्र यानी डेड सेंटर वह लेथ है जो स्थित होता है। देखिए डेड सेंटर यहाँ पे मैं बता दूं लेथ मशीन ऐसे होती है, ऐसे ये लेथ मशीन है भाई। ठीक है। यहाँ पे इस तरफ दोस्तों आपका टेल स्टॉक होता है। क्या होता है? टेल स्टॉक। इधर क्या होता है दोस्तों? ये हेड स्टॉक होता है, हेड स्टॉक। इसमें लाइव सेंटर होते हैं, लाइव सेंटर होते हैं, और इस तरह दोस्तों टेल स्टॉक में डेड सेंटर होते हैं। डेड माने मरा हुआ, जैसे एक प्रकार से इसका डेड हो गया, डेथ हो गया। डेड का मरा हुआ है तो वो ना हिलेगा ना डुलेगा। उसी प्रकार डेड जो होता है, डेड सेंटर, वो दोस्तों स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है, ऐसे लगा रहेगा, स्थिर रहेगा। और इसमें लाइव सेंटर का मतलब लाइव कहते हैं ना, लाइव क्लास चल रही है तो चल रही है। इधर तो दोस्तों हेड स्टॉक में होगा, वो दोस्तों चलता रहता है। देखिए दोनों चीज़ मैंने बताया। टेल स्टॉक लेथ मशीन के दाईं ओर होता है, हेड स्टॉक लेथ मशीन के बाईं ओर होता है। हेड स्टॉक में दोस्तों लाइव सेंटर होता है जो घूमता रहता है। टेल स्टॉक में डेड सेंटर होता है जो दोस्तों स्थिर रहता है। तो यहाँ पे कहाँ पर होगा क्वेश्चन का? पूर्ण केंद्र डेड सेंटर वाले है जो केंद्र में स्थित होता है। कैसा होता है दोस्तों? शीर्ष स्टॉक होता है, पुच्छ स्टॉक होता है दोस्तों। ये शीर्ष स्टॉक होता है कि पुच्छ स्टॉक होता है, यही आपको बताना है। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका पुच्छ स्टॉक। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे लेथ मशीन में कोण शंकु पुली का प्रयोग किया जाता है। किसका? कोण शंकु पुली का, कोण पुली का या शंकु पुली का प्रयोग किया जाता है। स्टेप पुली का प्रयोग ड्रिल मशीन में किया जाता है। स्टेप पुली का समझिएगा, स्टेप पुली का प्रयोग ड्रिल मशीन में किया जाता है। ड्रिल बिट द्वारा ड्रिलिंग किया जाता है, ये भी आपको जानिए। एक्स्ट्रा पॉइंट है, लेथ मशीन में कोण शंकु पुली का प्रयोग किया जाता है। स्टेप पुली का प्रयोग ड्रिल मशीन में किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है टेल स्टॉक किसके द्वारा समायोजित किया जाता है? टेल स्टॉक मैंने बताया दोस्तों, यहाँ पे लेथ मशीन होती है। लेथ मशीन में इधर जो होती है टेल स्टॉक होता है, इधर आपका टेल स्टॉक होता है, इधर आपका हेड स्टॉक होता है। ठीक है। तो कह रहा है टेल स्टॉक किसके द्वारा होता है? टेल इकाई के रूप में यहाँ पे कह रहा है टेल स्टॉक का आधार है, टेल स्टॉक एक धुरी है, टेल स्टॉक का एक मुख्य भाग है। तो यहाँ पे मैं बता दूं दोस्तों, इस क्वेश्चन का हो जाएगा टेल स्टॉक का एक मुख्य भाग होता है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं बता दूं हेड स्टॉक होता है, ये खराद मशीन होता है, खराद की तरह कार्य करता है, बाएं तरफ होता है। खराद की जो बॉडी होती है, लेथ मशीन की जो बॉडी होती है दोस्तों, कास्ट आयरन, जिसे हम ढलवा लोहा के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किसके माध्यम से अग्रपेंच यानी लीड स्क्रू द्वारा कैरेज तक विद्युत का संचरण होता है दोस्तों? ये होता है किसके द्वारा? गियर बॉक्स के द्वारा होगा। कि किसके द्वारा दोस्तों? हाफ नट के द्वारा होगा। यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए। हाफ नट जो होता है दोस्तों के अर्ध भाग में कटी होती है।
ठीक है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए भाई। नट एवं बोल्ट अस्थायी फास्टनर है। नट और बोल्ट दोस्तों अस्थायी यहाँ पे फास्टनर है। नट बोल्ट सिद्धांत जो होता है माइक्रोमीटर के सिद्धांत पे कार्य करता है, ये भी मैंने बताया। देखिए नट और बोल्ट क्या है दोस्तों, ठीक है, नट और बोल्ट आपको मैं बता दूँ ये अस्थायी बंधक होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी बंधक होते हैं, ठीक है। और नट और बोल्ट जो तो माइक्रोमीटर नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए, कौन सा फास्टनर कह रहा अर्ध अस्थायी है? देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया आपको नट और बोल्ट कैसा होता है दोस्तों, अर्ध अस्थायी होता है, ठीक है। यहाँ पे वेल्डिंग जो होता है दोस्तों अस्थायी होता है, ये आपका पता होना चाहिए। नट और बोल्ट कैसा होता है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं अर्ध अस्थायी जो होता है यहाँ पे रिवेटिंग होता है, रिवेटिंग अर्ध अस्थायी में रिवेटिंग होता है। बी ऑप्शन जो हो जाएगा, इसमें आसानी से अलग नहीं कर सकते दोस्तों। अस्थायी जोड़ जो होता है दोस्तों एक अस्थायी जोड़ होता है। अस्थायी जोड़ में जैसे आपका आता है वेल्डिंग, वेल्डिंग एक प्रकार का से अस्थायी आ जाता है, ठीक है। अस्थायी में क्या आता है दोस्तों, इसमें नट और बोल्ट जैसे आ जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने बताया अस्थायी जोड़ आपका क्या हो जाएगा, नट बोल्ट। और दोस्तों रिवेटिंग जो होता है अर्ध अस्थायी हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे, उसको भी क्लियर करते हैं। क्या कह रहा है, नट और बोल्ट स्क्रू आदि के सपोर्ट लगे होते हैं, वो कहाँ पर लगे होते हैं दोस्तों, नट और बोल्ट स्क्रू में दोस्तों वाशर लगे होते हैं। वाशर रखने से नट बोल्ट क्या हो जाता है दोस्तों, सपोर्ट हो जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नट और बोल्ट जब दो अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है तो नट कसते समय पार्ट को ख़राब होने से, नट जब कसते हैं तो जो हमारा जॉब होता है ख़राब हो जाता है, इसलिए नीचे वाशर लगा देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है किस तरह का बोल्ट ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, तो जो बोल्ट होता है दोस्तों वो होता है आपका कैसा, आई बोल्ट होगा कि यहाँ पे चीज हेड होगा हेक्सागोनल। और मैं बता दूं दोस्तों यहाँ पे आई बोल्ट का प्रयोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यहाँ पे आपको पता चला। चलिए मैं यहाँ पे और थोड़ा सा बता दूं, फिलर गेज का प्रयोग कहाँ पर करते हैं दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉइंट। फिलर गेज का प्रयोग दोस्तों दो पार्टों के बीच रिक्त स्थानों को जांचने के लिए, जैसे ये दो पार्ट है ना, इसके बीच में कितना गैप है इसको जांचने के लिए हम फिलर गेज का प्रयोग करते हुए हैं। फिलर गेज से 2 फिट हुए पार्ट के मध्य बनी एक झिर्री, पतली सी झिर्री को हम चेक करने के लिए फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। वायर गेज का प्रयोग दोस्तों हम क्या करते हैं, परिधि को मापते हैं, तार के व्यास को मापते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे और इसको सीट की मोटाई भी मापते हैं, जैसे आपका चद्दर उद्दर की मोटाई भी मापते हैं, किससे, वायर गेज से। चलिए आगे देखते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। सब कुछ क्लियर भाई, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है ना। चलिए मैंने आपको सब चीज़ बताया। और भी मैं आपको बता दूं, नट बोल्ट जोड़ अस्थायी जोड़ होते हैं, नट बोल्ट अस्थायी जोड़ होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए स्निप हैंड टूल क्या है। स्निप दोस्तों वो क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे। स्निप जो होता है दोस्तों धातु को नहीं कह रहा, कठोर वेब शीट मेटल को कट करने के लिए, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा सी ऑप्शन। स्निप जानिए स्निप क्या होता है। स्निप एक प्रकार से कैंची के आकार का होता है। किस आकार का होता है दोस्तों, कैंची के आकार का होता है स्निप। और मैं आपको बताया स्निप जो होता है कैंची के आकार का होता है। ये दोस्तों क्या करता है, प्लेट यानी जो चद्दर होती है उसको काटने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं। ये भी तो आपको पता होना चाहिए। सीट की मोटाई को यहाँ पे हम लोग काटते हैं यहाँ पे। और मैं आपको तो यह एक प्रकार से कैंची होता है, इसका प्रयोग 1.2 मिलीमीटर की चादर को काटने के लिए करते हैं। कटिंग ब्लेड को 80 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया, ठीक है। सीट की मोटाई को शीघ्र मापन के लिए हम लोग दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, मानक तार प्रमापी को प्रयोग करते हैं दोस्तों। ये आपका सही है, जिसे हम वायर गेज के नाम से भी जानते हैं। फिलर गेज के द्वारा दो बने फिट हुए पार्टों के बीच झिर्री को जांच करने के लिए दोस्तों इसका हम प्रयोग करते हैं, फिलर गेज का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्निप हाथ में प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, इसका उपयोग किया जाता है धातु की चादरों को, कठोर जालों को काटने के लिए, ठीक है। मैंने बताया आपको इसको कितने डिग्री पर, इस कटिंग ब्लेड को इसको 80 डिग्री के कटिंग ब्लेड पर ग्राइंड किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1.2 मिलीमीटर मोटी चद्दर को काटते हैं इसके द्वारा, किसके द्वारा, स्निप के द्वारा। स्निप जो होता है कैंची के सिद्धांत पर कार्य करता है। समझ में आ रहा है भाई, ये सारे फैक्ट्स हैं मैंने आपको बताया। ये सिद्धांत कैंची के समान होता है। और यह दोस्तों स्निप जो होता है ना दोस्तों, ये आपको मैं बता दूं इसके कर्तन औजार को हार्ड व टाइम पर कर दिया जाता है। कह रहा है के लिए जल अपेक्षित है,
जल दोस्तों पीने या खाने के लिए भी है, नहाने, कपड़े धोने के लिए, फसलों को उगाने के लिए, सभी हो जाएगा। जल सबकी के लिए है। यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। कह रहा चित्र में फटे यानी सॉरी यहाँ पे कह रहा चित्र में दर्शाए गए पाइप फिटिंग को पहचाने। ये एक प्रकार से आपका क्या है, एल्बो है दोस्तों। एल्बो 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा होता है, ये भी आप जानिए। यहाँ पे आपका 67 का कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सॉरी यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बताया इसका साइज भी जोड़े जाने वाले पाइप के साइज के अनुसार लिया जाता है। ठीक है, एल्बो जो होता है इसके अंदर दो, इधर भी अंदरूनी में क्या होता है, चूड़ियाँ कटी होती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से देखेंगे अगला क्वेश्चन। पाइप फिटिंग टूल्स निम्न में से किस गतिविधि द्वारा की जाती है। पाइप फिटिंग टूल्स के द्वारा कौन सी गतिविधि की जाती है। तो पाइप फिटिंग टूल के द्वारा दोस्तों पाइप को मोड़ना, पाइप को टाइट करना, पाइप लाइन की फिटिंग करना, चूड़ी काटना, ये इसको पाइप फिटिंग के द्वारा सभी कार्य किए जाते हैं दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। कह रहा है एक ड्रिफ्ट के लिए उपयुक्त है। ड्रिफ्ट के लिए क्या उपयुक्त होता है, कार्य से टूटे हुए ड्रिल को निकालने के लिए। हाँ दोस्तों, ये भी मशीन से स्पेंडल, एक ड्रिफ्ट दोस्तों, ये सब चीज़ें होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। मशीन स्पेंडल से ड्रिल बाहर निकालने के लिए हम ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं मशीन स्पेंडल से ड्रिल को बाहर निकालने के लिए। ड्रिफ्ट जैसे ये हम ड्रिल है, ड्रिल बिट है, इसमें ड्रिल वाली मशीन में इसमें फंसा कर इसको हमने किया। अब ड्रिल को बाहर निकालना है तो हम ड्रिफ्ट का प्रयोग करके ड्रिल को ड्रिल मशीन से बाहर कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे इतनी बातें आपको पता चला भाई, बोलिए यहाँ पे पता चला कि नहीं चला। चलिए आगे देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आर्बर जो होता है, एक पॉइंट जान लीजिए, आर्बर का जो उपयोग होता है ड्रिल मशीन के स्पेंडल में ड्रिल चक फिट में करने में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे हमारा ड्रिल मशीन है ना दोस्तों, ये जैसे हमारा ड्रिल मशीन है, इसमें ड्रिल बिट को फिट करने के लिए आर्बिट का प्रयोग करेंगे, आर्बर का प्रयोग करेंगे। और इसे निकालने के लिए दोस्तों हम किसका प्रयोग करेंगे, इसको निकालने के लिए दोस्तों हम किसका प्रयोग करेंगे, मैंने अभी बताया आपको। इसको निकालने के लिए दोस्तों हम लोग किसका प्रयोग करेंगे बताइए। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, ड्रिफ्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए ड्रिल को मशीन यानी उसमें मशीन में फंसाने के लिए हम लोग दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे आर्बर का, लेकिन ड्रिल को मशीन से निकालने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आर्बर और आपका ड्रिफ्ट समझ में आया। आर्बर का प्रयोग करेंगे ड्रिल को मशीन में लगाने के लिए, और जब उसमें से निकालना होता है किसको, ड्रिल को, तो हम किसको, ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए जब यहाँ पे कह रहा है ड्रिल टेपर सैंक या मशीन स्पेंडल से बड़ा हो, जब ड्रिल जो है टेपर सैंक या मशीन स्पेंडल से बड़ा होता है तो दोस्तों उसमें हम क्या लगाते हैं, ड्रिल ड्रिफ्ट लगाते हैं। बोलिए कि सॉकेट लगाते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या लगाते हैं, ड्रिल ड्रिफ्ट की सॉकेट। आप बताइए, यहाँ पे हम टेपर सॉकेट लगाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे वो आसानी से लग जाता है। 70 का यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ड्रिल चक का उपयोग, ड्रिल चक का उपयोग जो होता है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, ड्रिल बिट को पकड़ने के लिए हम लोग करते हैं। ड्रिल चक का उपयोग ड्रिल मशीन पर ड्रिल को पकड़ने के लिए उपयोग करते हैं। ड्रिल को स्लिट से बाहर निकालने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग ड्रिल बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे हाई कार्बन स्टील का यानी उच्च गति का इस्पात का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ड्रिल दोस्तों, ड्रिल के भाग को हार्ड व टेम्पर किया जाता है। ड्रिल एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसका उपयोग सुराख करने के लिए होता है। ड्रिल का प्रयोग सुराख करने के लिए होता है, और ड्रिल के भाग को हार्ड व टेम्पर किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बेल्ट की शिथिलता का कारण होता है, क्या होता है दोस्तों, वार में क्या होता है, चेन होता है, क्या होगा यहाँ पे, बेल्ट की शिथिलता का मुख्य कारण वार में सॉफ्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और मैं बता दूं, अगर सॉफ्ट पर पुल्ली द्वारा पट्टे का घिसने से इसका वेगा अनुपात घट भी जाता है। ठीक है, बेल्ट ड्राइव में क्रीप की वजह से उत्पन्न होता है, किसके वजह से, बेल्ट के कसे एवं ढीले हिस्से से असमान तनाव होता है दोस्तों, ये आपका सही बात है। लोड अधिक होने से भी क्रीप अधिक होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए ड्राइवर और ड्रिवन पुली के रिम के फेज पर स्पर्श क्षेत्रफल के बीच बेल्ट के इधर उधर सरकने को हम क्रीप कहते हैं। ठीक है, वाटर डिस्पेंसर जो होता है दोस्तों, सीमक का उपयोग क्या होता है, हीटर से अति तापन की स्थिति में विद्युत शक्ति को अलग करना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे देख लेंगे। एक स्प्रिंग बेंडर किसके लिए उपयोग होता है? स्प्रिंग जो बेंडर होता है दोस्तों वो होता है कॉपर नली का झुकाने के लिए। स्प्रिंग बेंडर का उपयोग दोस्तों जो होता है वो होता है कैसा? कॉपर नली को झुकाने के लिए होता है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तांबा का गलनांक दोस्तों यहाँ पे जानिए, तांबा का जो गलनांक होता है वो 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्या W बराबर होता है mg, W बराबर mg होता है। ठीक है, W का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे W बराबर होगा यहाँ पे एफ कॉस थीटा भी होता है, एफ कॉस थीटा। ये क्या है? W का मतलब होता है बल यानी भार, भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे क्या? गुरुत्वीय त्वरण। ये भी आपको जानना चाहिए। W यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, उसके साथ जो थीटा बनेगा वो भी है। अगर 0 डिग्री का थीटा बन रहा है दोस्तों सबसे ज़्यादा कार्य होगा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बातें मैंने आपको बताया, ये भी आपको पता होना चाहिए। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। बल और भार का बीमा होता है MLT -2 होता है। बल और भार दोनों का बीमा कितना होता है? MLT -2 होता है। और वेग और चाल का जो बीमा होता है दोस्तों इसको होता है, आप याद करते हो बेचा। यहाँ पे वेग हो गया, चाल हो गया। बेचा को हम लोग LT -1 से व्यक्त करते हैं बीमा से, LT -1। बेगा यानी बेचा, वेग और चाल की बीमा LT -1। और क्या बेचा? बल और भार बेच दिया, बल और भार। तो बल और भार को दोस्तों हम लोग किसको? MLT -2 को से व्यक्त करते हैं। क्लियर? ये दोस्तों आज के थे 75 क्वेश्चन, मैंने आपको सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन कराया। और इसी तरह वीडियो को पाने के लिए दोस्तों RM एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम